स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक कवर करते हैं। कल मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, भारतीय विदेश नीतियाँ। आज उन विदेश नीतियों में आगे कंप्लीट करते हुए मैं आपको भारत और चीन के संबंध बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट देखने से अच्छा मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप उसके फर्स्ट पार्ट को देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट को नहीं समझ पाएंगे ना तो आपके लिए सेकंड समझना क्या रहेगा, इजी नहीं रहेगा। तो आ जाइए, आज हम स्टार्टिंग करते हैं और आपको समझाने की मैं प्रयास करूँगा। अगर बीच बीच में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बीच में नहीं बोलूँगा, अभी बोल देता हूँ। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लग रहा, बस आपको सीखना है तो आप वीडियो को देखिए। रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 1.25 पे लगा कर देखें ताकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा क्योंकि मुझे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको भारत और चीन के संबंध। तो आज ये देखते हैं भारत और चीन के संबंध कैसे थे। 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी समस्या ये थी। 1949 में चीन आज़ाद हुआ तो कहते हैं कि 49 में चीन की क्रांति के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। अब उस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो आई ना, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी को चीन के लोग ही मान्यता नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को मान्यता देने वाला अगर कोई पहला देश था तो वो भारत था। और भारत ने ही पहले देश, ऐसा देश था जिसने चीन की पार्टी को क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या किया भैया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को उसने मान्यता दी। भारत ऐसा पहला देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को क्या की, मान्यता दी। और इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि नेहरू जी को लगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे और चीन के संबंध सुधरेंगे, और नेहरू जी को लगता था कि चीन हमारे साथ अच्छे संबंध बना देगा। लेकिन वहीं नेहरू जी को लगता था कि चीन हमारे साथ क्या करेगा, संबंध अच्छे बना देगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उस समय के उप प्रधानमंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा ये खतरा बना रहता था कि कहीं ना कहीं चीन भारत पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो उसकी नीतियों की तरफ ही देखकर ऐसा समझ गए थे। क्योंकि उनको पता था कि चीन जो नीतियां चलाता है वो आज नहीं तो कल भारत पर आक्रमण करेगा, क्योंकि चीन की जो नीतियां थी वो भारत के बिल्कुल ही विरोधाभासी थी। तो उनको ये शंका बनी रहती थी कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा। लेकिन उन्हें बार बार नेहरू जी ये कहकर समझा दिया करते थे ऐसा कुछ नहीं है वल्लभ, तुम खामा में परेशान हो रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। तो इसी तहत संबंध सुधारने की नीति में 1954 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधान राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। इस समय अपने संबंध बड़े अच्छे थे। इसको अपन पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। अब पंचशील समझौते में क्या खास बातें हैं तो देख लीजिएगा। पंचशील समझौता अर्थात 5 मुख्य बातों या 5 मुख्य सिद्धांतों पर बात की गई थी, और उन दोनों के बीच 29 अप्रैल 1954 को ये समझौते हुए। इस समझौते में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। जैसा इस 5 इंपॉर्टेंट बातों को हम सभी को जानना जरूरी है। पहला, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। पहली बात देख लीजिए ढंग से, एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि भैया एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामला देखिए, पंचशील समझौते में यही बात जो होगी आगे, इसी को मैटर बनाकर चीन हम पर आक्रमण करेगा, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा मैटर क्या था, दूसरा जो था वो ये था कि हम एक दूसरे से आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। जो क्षेत्रीय अखंडता बनी हुई है उसका क्या करेंगे, हम आदर करेंगे। समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे, समानता रखेंगे और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे। और ऐसा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व का मतलब है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से सहयोग करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, तो 5 इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं।
पहली इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भैया हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो ही चुकी थी तो ये विवाद का मुद्दा कहाँ से आ जाता है? कैसे भारत और चीन एक दूसरे के खून के प्यास हो जाते हैं और कब चीन आक्रमण कर लेता है? तो इसके बाद में मैं बताऊंगा 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आने के बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। ठीक है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी चल गई, उसने ना अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, विस्तारवादी नीति को। तो विस्तारवादी नीति में ही 1950 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को अपने नियंत्रण क्षेत्र में जमा लिया। तिब्बत की जनता ने इसका विरोध किया। तिब्बत की जनता ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बत के एक नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा। अब दलाई लामा ने क्या किया ना, भाग कर आए और भारत से शरण मांग ली। अब जब भारत से उन्होंने शरण मांग ली तो 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी, मतलब राजनीतिक रूप से उन्हें शरण दे दी। तो चीन ने भारत को, जो भारत ने ऐसा किया उसे क्या दे दी, शरण दे दी। तो चीन ने क्या कहा कि भैया आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो, क्योंकि भाई पंचशील में 1954 में क्या हुआ था, पंचशील में यही तो हुआ था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत इसका विरोध कर रहा था क्योंकि भारत को भी विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी, लेकिन खुले तौर पर नहीं कर रहा था, आंतरिक रूप से अंदर अंदर भारत भी घुट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दलाई लामा ने जब शरण मांगी तो 1959 तक आते आते भारत ने राजनीतिक रूप से उसे शरण दे दी। जब राजनीतिक रूप से शरण दे दी तो इस बात का पता चीन को लगा। तो चीन ने कहा कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल दे रहे हो। इसको देखते हुए क्या हुआ कि भैया दखल अंदाजी मानी, और क्या था, इस दखल अंदाजी ने एक जंग का रूप लिया। कैसा, हमको जानते हैं सीमा विवाद को, हम अपने सीमा विवाद को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो आपको पता है कि भारत और चीन के मध्य दूसरा सबसे कारण है सीमा विवाद। चीन जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से को, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्से को अपना अधिकार जताता है। देखो भैया दलाई लामा, देखो तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और बौद्ध धर्म का कुछ हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भी है बौद्ध का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्ध मठ है और दलाई लामा जो थे वो अरुणाचल प्रदेश में ही रहा करते थे। तो उनका मानना था, चीन वालों का मानना था, जिस प्रकार तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया है उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश भी चीन का हिस्सा था। तो ये सीमा विवाद हमारे साथ था। और चाइना हमारा दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है, पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा चलती है। अब क्या हुआ कि इसके एवज में क्या हुआ, जब हमने उसे राजनीतिक शरण दी ना तो थोड़े दिन बातचीत चली और बातचीत के बाद 1962 में भारत को चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। 1962 में भारत चीन को साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया तो देखिए भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु जो चीन की बढ़त रोकने में नाकामयाब रहे। इसके पीछे कई सारी विषम परिस्थितियां भी मान सकते हैं, क्योंकि चीन की एक प्लानिंग थी और नेहरू जी को कभी ऐसा लगता नहीं था कि चीन क्या करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। चीन आर्म्स एंड एनिमेशन डेवलप करके बैठा था, जबकि हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई आर्म्स एंड एनिमेशन नहीं थे। हमारे पास कोई आर्म्स एनिमेशन नहीं थे। आखिरकार दिन वही आ गया कि हम 1962 की जंग हार गए। जब हम जंग हार गए ना तो इसमें क्या हुआ, चीन की सेना ने अपने आप ही युद्ध विराम घोषित कर दिया। किसी ने घोषित नहीं किया, चीन की सेना ने खुद ही युद्ध विराम घोषित कर दिया और फिर हमको क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार से कुछ हुआ नहीं, इस हार से जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि बनी हुई थी विदेश संबंधों के बारे में, उसमें क्या करना पड़ा भैया, बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ा, जहां से नेहरू जी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू हुआ। ठीक है, नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, थू थू हुआ। और युद्ध के फिर परिणाम क्या हुए, युद्ध के परिणाम में भैया भारत हार गया। भारत हारा तो भारत के हारने के साथ ही साथ भारत की छवि भी धूमिल हो गई। हाँ, कई लोगों ने विदेशी नीतियों की आलोचना करना चालू कर दिया। जो भारतीय विदेश नीति उसकी, मतलब नेहरू जी की जो नीतियां थी उसकी आलोचना करना चालू कर दिया।
बड़े बड़े जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री थे उस समय जिनका नाम था कृष्ण मेनन, कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और पहली बार इतिहास में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू की छवि को नुकसान पहुंचा। क्या कभी चीन से संबंध सुधारने की पहल नहीं की गई? क्या कभी चीन से संबंध सुधारने की पहल नहीं की गई? तो चीन से बिल्कुल संबंध सुधारने की भी पहल 1962 के बाद 1962 के बाद काफी दिनों तक चीन और भारत के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, चीन और भारत के बीच। लेकिन 1976 में राजनीतिक संबंध को बहाल शुरू किया गया। 1976 में वो दिन आया जब हमको लगा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो हमने उसके साथ अपने राजनीतिक संबंध को अच्छा करने के प्रयास किए। ठीक है, तो इस प्रयास में क्या किया 1976 में, तो 1962 के बाद ऐसा कोई नहीं था जब हम चीन की यात्रा पर गए। लेकिन 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे तथा श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ज्यादा चर्चा हुई। मतलब कि 1962 के बाद 1979 में पहली ऐसी बात है, क्योंकि 76 में राजनीतिक, अब क्या करें भैया, चीन के साथ थोड़ा संबंध को सुधारे, तो 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के तौर पर तथा राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 1962 के बाद पहला कोई ऐसा टाइम था जब भारत का प्रधानमंत्री कहाँ गया था भैया, चीन की यात्रा पर गया था। इन दोनों के बीच काफी बातों में डिस्कस हुआ, लेकिन डिस्कस जो ज्यादा हुआ वो व्यापार पर चर्चा हुआ, व्यापार को सुधारने के लिए ज्यादा चर्चा की गई। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिससे प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। इससे यह मान्यता मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। इससे यह मान्यता मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। एक तरफ तो चीन, ये जो भारत का आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें ये जो लद्दाख वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये अक्साई चीन के नाम से अभी भी जाना जाता है, क्योंकि 1962 के जब जंग हारे ना हम, तो इस पर कब्जा हो गया। दूसरी तरफ चीन जो है ना, ये जो आप प्रांत देख रहे हैं, नेपाल से ऐसे होते हुए जो एक प्रांत ऐसे करके जाता है यूं, इस प्रांत में ये वाला प्रांत भी अपना बताता है अरुणाचल प्रदेश। और बाद में पता लगा ये नाथुला है और ये सिपकिला है, यहाँ नाथुला है और ये सिपकिला है, ये दो दर्रे होते हैं जो चीन के पास जाते हैं। दर्रा क्या होता है भैया, जब काफी टाइम पे नदियां बहती है ना, नदियां बहती है तो नदियों पहले बहा करती थी पहाड़ों के बीचों से, अब नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया तो वो गुफाएं बन गई, वो रास्ता बन गया, तो उसे क्या कहा जाता था, दर्रा कहा जाता था। तो चीन के बीच में क्या किया जाता था, ये सब दर्रा था वहां पे, ठीक है, वो सब दर्रा वहां पर था। तो चीन के साथ ऐसा दर्रा बन गया, तो उस दर्रे पर क्या किया, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यात्रा की ना, तो दर्रे को खोलने की बात की, व्यापार मार्ग के लिए उस दर्रे को खोल दिया जाए। तो इससे यह पता लगा कि जो चाइना है ना, चाइना को यह मान्यता थी, यह मान्यता मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। इससे यह मान्यता मिली कि अब हमको यह पता लग गया कि चीन जो है सिक्किम को भी भारत का अंग मान, और सिक्किम को भी क्या मानने लगा, अपना अंग मानने लगा है। उसके बाद देखो नोट में कुछ लिखा गया, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपने दावेदारी जताना, पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन के संबंध खराब होते हैं। ठीक है, अब देखो भारत और चीन के संबंध कैसे खराब होते हैं। कहते हैं कि भारत और चीन के संबंध खराब होने में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहला है कि भारत, पहले चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है जो हमको बहुत खलता है। दूसरा, पाकिस्तान से चीन की मित्रता है एवं भारत के खिलाफ चीन मदद करता है, चीन मदद से भारत चीन संबंध खराब होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान मदद करता है ना भाई चीन की, भारत को मारने के लिए, तो इससे हमारे संबंध खराब ही होते हैं। संबंधों को सुधारने के लिए और बहुत सारी चीजें की गई। भारत और चीन के बीच विवादों को सुलझाने के लिए नए नए कदम उठाए गए। अब नए तो नए पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न वाले। 2014 की बात मैं करता हूँ। चीन के राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग, अभी भी हैं फिलहाल,
सी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौते कैलाश मानसरोवर हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग को खोलना था। 2014 में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की और इस भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक समझौता किया। जिस समझौते में क्या था, जिस समझौते में ये बात कही गई कि भैया अब जो कैलाश मानसरोवर तिब्बत की जो यात्रा करते थे ना, उसके लिए भारतीयों के लिए सड़क मार्ग खोल दिया गया। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? चीन की यात्रा की थी, जिससे द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी में यूरेनियम को भारत की आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों का छाया में हो रही है। 2016 में प्रणब मुखर्जी ने चीन की यात्रा की। उसके बाद भारत चाहता है कि चीन क्या कर दे, एनएसजी पर अपनी साइन कर दे, ठीक है। उसके बाद भारत जो है अजहर मसूद को क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दे, यूएनओ को हम अस्थायी सदस्य भी बन जाएं। लेकिन क्या करते हैं ना, चीन क्या करता है, रोड़ा मार देता है। क्यों रोड़ा मार देता है? क्योंकि चीन का मानना है अगर भारत को सदस्यता दी जाएगी तो भारत के साथ साथ कहीं ना कहीं सदस्यता जो है, भारत के साथ साथ कहीं ना कहीं सदस्यता किसको देनी चाहिए, भारत के साथ सदस्यता देनी चाहिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान भी क्योंकि पाकिस्तान का संबंध चीन से अच्छा है, इसीलिए चीन उसको भी सदस्यता देना चाहता है। भारत में चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप से, ठीक है, संबंधों को सकारात्मक रूप से भारतीय श्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देश में शांति पारदर्शिता, भारत चीन की सीमा पर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत प्रधानमंत्री द्वारा P2P पब्लिक टू पब्लिक संबंधों पर स्ट्रेंथ के संकल्प के आधार पर जोर दिया जा रहा है। स्ट्रेंथ की फुल फॉर्म है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, आर रिलेशनशिप, ई एंटरटेनमेंट, आर्ट, मूवी, मनोरंजन से, नेचर कंजर्वेशन, गेम्स हुआ, टूरिज्म हुआ, हेल्थ हुआ। लेकिन अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो भारत और चीन के मध्य अभी डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी हुई 16 अगस्त 2017 को शुरू हुई और इन देशों में आपसी कूटनीतिक प्रयास से ही सैन्य तनातनी 28 अगस्त 2000 समाप्त हुई। हाल ही में चीन ने भारत में निरंतर की जाने वाली मांगों को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर सहमति दे दी, ठीक है, प्रस्ताव पर सहमति दे दी, जिससे भारत चीन के संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। अभी अगर और बातें करूं मैं और समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज समझ में आएगा आपको कि अभी वर्तमान समय में पैंगोंग, अभी हमारा गलवान घाटी में 2020 की बात है। गलवान घाटी में क्या हुआ, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में क्या हुई, झड़प हुई। काफी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई ना, तो झड़प का परिणाम यह हुआ कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए। अब जब कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए तो उस समय से लेकर अभी तक भारत चीन का रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने क्या किया, चीन के 67 ऐपों को बैन कर दिया, चीन के साथ अपने ट्रेड्स को रोक दिया और बहुत सारी चीजें। और वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन से पूरा देश खपा है। क्यों खपा है? इसके पीछे सब लोग मान रहे हैं कोरोना मुद्दे को, क्योंकि कोरोना चीन की वुहान लैब से आया, इसके बारे में सभी जान रहे हैं और अमेरिका बार बार ये बातें उठा रहा था, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करूँगा। 20 मिनट में मैं